हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम सी टेट पेपर 2 भाग 4 चौथे भाग में, जिसमें कि भाषा एक हिंदी आती है। देखिए मित्रों, सी टेट पेपर में फॉर्म भरते समय आपने जो भाषा एक में भरा है, भाषा एक में आपने हिंदी भरा है या अंग्रेजी भरा है, उर्दू भरा है, संस्कृत भरा है, पंजाबी भरा है, जो भी आपने भाषा एक में भरा होगा वो भाग 4 के अंतर्गत आएगा और उसके प्रश्न संख्या 91 से लेकर 120 तक के होंगे। तो इसमें लिखा है कि 91 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना है, और जो भी आपने भाषा चुनी है उस भाषा को फॉर्म भरते समय जो भाषा एक में आपने ली है उसको आपको करना है। तो हमने मान लेते हैं कि हमने हिंदी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में लिया है, तो प्रश्न संख्या 91 से 120 का सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम देखेंगे। और इसमें जो हिंदी सी टेट में जो हिंदी आती है वो पेडागोजी के साथ आती है, शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आती है, और साथ में गद्यांश पद्यांश भी दिए रहते हैं। तो सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 91 जो कि हिंदी का पहला प्रश्न है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? यहाँ पे 4 उदाहरण आपको दिए, 4 दिए हैं, तो किसका उदाहरण है आप देख लीजिए किसका उदाहरण है। तो इसका जो उत्तर है वो है रचनात्मक लेखन। देखिए, चित्रों को देखकर कहानी बनाना, कहानी लिखना विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अपने शब्दों में विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करता है, तो इसलिए हम इसको रचनात्मक लेखन के अंतर्गत रखेंगे। अब आता है दूसरा प्रश्न इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की आवश्यकता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर भी दिए रहेंगे, आप पढ़ लीजिए विकल्प। और इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। देखिए, प्रदर्शन आधारित आकलन, जिसको आप परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कहते हैं, इसमें शिक्षार्थी वास्तविक और व्यवहारिक संदर्भों में भाषा का प्रयोग करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, तो इसे संप्रेषणात्मक कार्य को आप कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि कथन आते हैं और कथन और कारण दिए रहते हैं, तो उसको भी आपको विचार करना है। पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। तो यहाँ उच्चारित करना भर है, तो भर है बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। पठन केवल उच्चारण नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण करना भी होता है। तो यहाँ पर दूसरे वाले में देखिए, पठन अर्थ तक पहुँचने के लिए संकेतों को डिकोड करना है, तो यहाँ पर ये वाला सही है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो है बी वाला सही है और ए वाला गलत है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही आएगा। बी सही है लेकिन ए गलत है। चौथा नंबर आपका सही है, बी सही है लेकिन ए गलत है। अगला प्रश्न हमारा है कि एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस विधि का चयन कर सकता है? तो यहाँ पर है, अध्यापक शब्द संपदा आधारित कार्य करने के लिए देता है, बच्चों को उनकी मौखिक प्रस्तुति के आधार पर श्रेणी देता है, अध्यापक कहानी सुनाता है और उसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है, अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहता है और उसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर श्रवण कौशल का जब पूछा गया है, श्रवण मतलब पहले बच्चे सुनेंगे, फिर कौशल मतलब फिर जवाब देंगे, तो तीसरे वाला सही होगा। अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है, ये वाला विकल्प सही होगा। आगे हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है? तो जो अर्थ के पहलुओं से संबंधित है वो है अर्थग्राम। ये ध्यान रखिएगा, अर्थग्राम। भाषा विज्ञान में अर्थग्राम मतलब शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है अर्थग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? इस चीज को आप नोट कर लीजिए, नहीं है पूछा है तो पढ़ेंगे, भाषा व्याकरण की संरचना नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। मेरे हिसाब से ये वाला आंसर इसका होगा कि कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है।
ये गलत है, ये नहीं है, सिद्धांत नहीं है ये। क्योंकि आधुनिक भाषा शिक्षण सिद्धांतों के अनुसार भाषा को कंठस्थीकरण मतलब रटकर या व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करके नहीं, बल्कि सहज भाषा प्रयोग और संप्रेषण के द्वारा सीखा जाता है। तो बाकी तो ये सही है, ये नहीं वाला आपको छांटना है तो ये वाला पहले वाला आंसर हो जाएगा। हमारा 97 नंबर का प्रश्न है कि कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे हैं, इस शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पठन कौशल समृद्ध करना, लेखन कौशल समृद्ध करना, शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना या व्याकरण के प्रति समझ पैदा करना। तो इसका जो सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए, यह जो गतिविधि इसमें शिक्षक महोदय कर रहे हैं श्यामपट्ट में बिल्कुल मध्य में शब्द लिख करके, यह गतिविधि वर्ड मैपिंग या माइंड मैपिंग कहलाती है, जो एक मुख्य शब्द के इर्द गिर्द अन्य संबंधित शब्दों जैसे कि समानार्थी शब्द या जुड़े हुए विचार को जोड़कर शब्दों के भंडार को समृद्ध करती है। तो ये वाला आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 98 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और कथन और कारण का जवाब देना है आपको। शुरुआती वर्षों में भाषा के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं में अर्जन करने में कठिनाई पैदा करता है, बिल्कुल सही है। फिर है, बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं। अब देख लीजिए कौन सा कथन सही है, यह 4 कथन दे रखे हैं, तो कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों में यही है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये चीज आपको, ये वाला विकल्प आपका सही होगा। मित्रों, आगे हमारा प्रश्न है कि बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का एक मुख्य सिद्धांत है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। बच्चों को अपने घर की भाषा भूलने में मदद करनी चाहिए और विद्यालय का मुख्य केंद्र इस बात पर होना चाहिए कि बच्चे विद्यालय की भाषा सीखें। दूसरा है, कक्षा की बहुभाषिक प्रकृति पाठ्यचर्या के प्रभावशाली संप्रेषण में अवरोधक के रूप में कार्य करती है। फिर है, बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में नाना प्रकार की मौखिक भाषाएं नहीं सीख पाते हैं। फिर है, बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ हैं। यही वाला सही है, फोर्थ वाला, कि बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कुछ वाक समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान हैं, सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? बोली के रूप में, कोड मिश्रण मिक्सिंग के रूप में, प्रयुति के रूप में या द्विभाषी रूपिता के रूप में? तो ये जो अंतिम वाला है वो सही होगा, द्विभाषा रूपिता डिसलोक्सिया है, ये डिसलोसिया, ये इसको बोलेंगे। इसमें होता क्या है मित्रों, जब किसी एक ही समाज समुदाय में एक ही भाषा के दो अलग अलग रूप, एक उच्च औपचारिक और दूसरा निम्न अनौपचारिक अलग अलग सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं डिग्लोसिया। अगला प्रश्न है कि बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? इस एक्टिविटी को आप क्या कहेंगे? तो कथावाचन कहेंगे, जारी रखने वाला श्रुत लेख रनिंग डिक्टेशन कहेंगे, शब्द जाल कहेंगे या आंशिक श्रुत लेख कहेंगे? तो इसको आंशिक श्रुत लेख कहेंगे। ठीक है, ये इस गतिविधि में दोनों सहपाठी एक दूसरे को पाठ्य सामग्री का आधा हिस्सा बोलकर लिखवाते हैं, जिसे हम आंशिक श्रुत लेख भी कह सकते हैं और कभी कभी इसको पारस्परिक श्रुत लेख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों 102 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है? ये नोट कर लीजिए, नहीं पूछा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है
कि साहित्यिक पठन सामग्री सराहना और आनंद के लिए है। दूसरा है साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षक के लिए किया जाना चाहिए, व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, ये नहीं है। साहित्यिक पठन सामग्री भाषा अधिगम के लिए सांस्कृतिक निवेश है। साहित्यिक पठन सामग्री समालोचनात्मक चिंतन और विमर्श विकसित करती है। तो आपका दूसरे वाला नहीं है पूछा है, तो दूसरे वाला आंसर इसका हो जाएगा। देखिए साहित्यिक रचनाओं जैसे कि कहानी, कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद और रसास्वादन का चिंतन है। इसे केवल व्याकरण सिखाने के उपकरण के रूप में सीमित करना मेरे हिसाब से अनुचित है। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि ये हिंदी है या शिक्षण शास्त्र है, तो ये पेडागोजी है और हिंदी की पेडागोजी है। तो इस तरह के जो सीटेट में इस तरह के प्रश्न आते हैं और ये पिछली बार का ही पेपर है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और इस तरह के प्रश्नों की तैयारी करके जाइएगा, जो कि आपके काम आएगी। देखिए प्रश्न संख्या 103 है, कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा? जो अध्यापक ने मदद दी वो क्या कहा जाएगा? मेल मिलाप करवाना, पठन तत्परता, अवलंबन या मानस मंथन। तो ये क्या होगा? अवलंबन। अवलंबन एक प्रकार से सहारा या मदद होता है। तो अवलंबन, इसके फोल्डिंग जिसको बोलते हैं, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने में शिक्षक या वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को अवलंबन कहा जाता है। तो अवलंबन होगा इसका, और लेव वाइगोत्स्की को पढ़ लेना आप। आगे हमारा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? तो कौन सा मत करता है? तो सहयोगात्मक भाषा अधिगम, श्रव्य भाषावाद, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, प्राकृतिक उपागम। तो इसका सही क्या होगा? श्रव्य भाषावाद, ये दूसरे वाला सही होगा। व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित ये श्रव्य भाषावाद यह मानता है कि भाषा का अधिगम अभ्यास, दोहराव और आदतों के निर्माण से होता है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। भाषा एक आदत है, तो ये भाषा श्रव्य भाषावाद में आएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया जाता है। अपठित जो अनसीन पैसेज मतलब, तो बच्चे को इसे पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? ऐसे प्रश्न आते हैं छोटी कक्षाओं में। तो कैसा होता है ये? मतलब उसको गद्यांश को पढ़ना है और फिर उस पर आधारित प्रश्न दे रहे हैं। तो गद्यांश को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, स्कैनिंग करना पड़ेगा आंखों से, है ना? तो बारीकी से पठन इसका आंसर हो जाएगा। बारीकी से पठन, स्कैनिंग। तो जब किसी गद्यांश को पढ़कर विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर या विशिष्ट सूचनाएं ढूंढी जाती हैं, तो उसे गहन बारीकी से पठन कहते हैं। जैसे कि हम आगे अपने अगले प्रश्न में करने वाले हैं। अगले प्रश्न में क्या है? गद्यांश दिया हुआ है, और ये गद्यांश जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है, तो इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको कोई भी अनसीन पैसेज, जैसे कि अभी अभी प्रश्न में दिया है, तो अनसीन पैसेज आपके पास आएगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, पहली बार आपको देखने को मिलेगा। तो आपको उस को पढ़कर, उस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न संख्या 106 से लेकर के 114 तक के प्रश्न सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके आपको करने होंगे। तो ये आपके सामने गद्यांश है, आप इसको पढ़ लीजिए, और जो भी आपके पास गद्यांश होगा परीक्षा में, गद्यांश की स्कैनिंग आपको करनी होगी। मतलब उसको बारीकी से आपको पढ़ना होगा और उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो मैंने गद्यांश पढ़ लिया है और आपको मैं प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है। तो यहां पर ये सब आपको, ये प्रश्न आपको गद्यांश में मिल जाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। सारे गद्यांश में आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो यहां पर है, अनावश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग, अनावश्यक नहीं, आवश्यक, सॉरी, आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग, और यही इसका उत्तर है कि कुदरती संसाधनों का उपयोग की मर्यादा। मर्यादा मतलब जो आपको कुदरती संसाधन जो मिले हैं, प्राकृतिक संसाधन जो मिले हैं, उनका क्या करना चाहिए? उनका आवश्यक होने पर ही उनका उपयोग करना चाहिए, बिना आवश्यकता के उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। यही प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद क्या होगा?
लोकोन्मुखी, लोकोन्मुखी, लोको एक मात्रा है इसमें, तो ओ की मात्रा आ रही है इसमें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओ की मात्रा, लोको में ओ की मात्रा आ रही है, तो ये गुण संधि होता है, गुण स्वर संधि। तो इसमें इसका जो संधि विच्छेद आपको लोक उन्मुखी होगा, जो कि चौथा वाला है, लोक उन्मुखी, उन्मुखी। तो ये आपको देख लेना है। अब अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है कि परंपरा का वर्णन नहीं है, लोक शास्त्र, लोक साहित्य, लोक विज्ञान, लोकगीत। अब ये जो गद्यांश है, आपको गद्यांश पढ़ना होगा। तो गद्यांश की पहली पंक्ति में लोक साहित्य, लोक विज्ञान, लोक शास्त्र का तो वर्णन है, लेकिन लोकगीत का वर्णन वहां नहीं है, तो लोकगीत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है, तो किताबों की जरूरत होना, शिक्षा का कंठस्थ होना, शिक्षा का पीढ़ियों तक जीवित रहना, शिक्षा का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। तो ये किताबों की जरूरत होना, क्योंकि मौखिक परंपरा की बात हो रही है, तो मौखिक परंपरा में किताबों की जरूरत नहीं थी पहले। तो मौखिक जब पढ़ाई होती थी तो वहां पे किताबों की जरूरत नहीं थी, तो ये किताबों की जरूरत नहीं होना, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य, समाज से इसके लिए शुल्क लिया जाता था, यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा होती थी देती थी, या परिवार एक से अधिक ग्रंथों को जीवित रखता था, शिक्षा उदारस्थ फिर हृदयस्थ होती थी। तो इसका जो सही आंसर है, यह स्वावलंबी और निःशुल्क शिक्षा देती थी, ये आंसर हो जाएगा इसका। मित्रों, मैंने पहले भी बताया कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश से ढूंढ के मिलेंगे, तो आप जरूर ढूंढिएगा। 111वां प्रश्न है, लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है? तो लोकशालाओं में अनुभवी लोगों को बुलाने की, लोकशाला स्थापित करने की, लोकोन्मुखी बनने की, लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। तो यही वाला आंसर हो जाएगा, लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की, ये वाला फोर्थ वाला आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? क्या मिलेगा? गूगल या वेब पर उपलब्ध ज्ञान, पुस्तकों में संकलित ज्ञान, पुस्तकें इतर अनुभव आधारित ज्ञान, और संसार में उपलब्ध समस्त ज्ञान। तो पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान इसका आंसर हो जाएगा। ये देर का गद्यांश में, गद्यांश के अनुसार है कि लोकशाला में ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जो विश्व की किसी पुस्तक का हिस्सा नहीं बनी है, तो ये वाला आंसर होगा इसका। अब अगला प्रश्न आ जाता है कि गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है, तो वयोवृद्ध कृषक, वयोवृद्ध वैज्ञानिक, वयोवृद्ध पशुपालक, वयोवृद्ध कारीगर। तो जो लोकशाला के बारे में ये पार्ट बताया गया है, तो इसमें बताया गया है गद्यांश में कि माताओं, बहनों, वयोवृद्ध कृषक, पशुपालक, कारीगरों सबका उल्लेख इसमें मिलता है, लेकिन वैज्ञानिक का नहीं मिलता। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है तो वयोवृद्ध वैज्ञानिक हो जाएगा, क्योंकि कृषक, पशुपालक, कारीगर ये सबका वर्णन गद्यांश में है, वैज्ञानिक का नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, भिन्न शब्द पहचानिए। भिन्न शब्द, अब यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, सुदीर्घ, सायास, सजग और साहित्य। इनमें से अलग शब्द कौन सा है जो इस बाकी तीन से अलग है? तो देखिए, सुदीर्घ, सायास और सजग, ये तीनों शब्द विशेषण हैं, लेकिन जो साहित्य शब्द है वो संज्ञा शब्द है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग है। बाकी तीन विशेषण है, लेकिन ये संज्ञा है। और मित्रों, जो प्रथम भाषा हिंदी लेगा उसके पास एक कविता भी आएगी, और कविता में को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, पद्यांश होगा, कविता होगी। 115 प्रश्न से 120 तक के प्रश्न, जो कि 6 प्रश्न जो हैं वो आपके कविता पर आधारित होंगे। जैसे पर त्राण कहाँ कविता है, ये कविता आपके पेपर में नहीं आएगी, दूसरी आएगी, तो आप तैयार रहें उसके लिए। किस्मत के लाखों भोग अभी तक बाकी हैं, धरती के तन में एक नहीं सो रोग अभी तक बाकी हैं, जल रही आग दुर्गंध लिए छा रहा चतुर्दिक विकट धूम। चतुर्दिक विकट धूम मतलब चारों दिशाओं में भयंकर धुआं फैल रहा है। विष के मत वाले कुटिल नाग निर्भय फण जोड़े रहे घूम, द्वेषों के भीषण तिमिर बिहु पग पग प्रहरी है अविश्वास। हे चमू सजी दानवता की खिलखिला रहा है सर्वनाश, पर हो अधीर मत मानवते, पर हो अधीर मत मेरे मन, है जूझ रही इस बिहु बीच धरती की कोमल एक किरण। अब आपने ये कविता पढ़ ली, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भिन्न शब्द चुनिए। अब यहाँ पे मानवता, दानवता, कुटिल, कोमलता, तो ये इसमें जो अलग शब्द है, जो बाकी तीन से अलग है, एक शब्द अलग है, उसको बताना है। देखिए, यहाँ पे मानवता, दानवता, कोमलता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। और ये कुटिल बिल्कुल अलग है।
कुटिल क्या है? एक विशेषण है कुटिल। तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, जो भिन्न है मतलब अलग है। आगे प्रश्न है, हो अधीर मत मानवते। हो अधीर मत मानवते, यहाँ पे अलंकार क्या है? देखिए मानवता की बात कर रही है, मानवता की, तो आप समझ लीजिए मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। तो क्योंकि यहाँ मानवता अमूर्त चेतना को एक चेतन शक्ति के रूप में संबोधित करके धीरज रखने को कहा है। हो अधीर मत मानवते, मतलब हे मानवता तुम अधीर मत हो, ठीक है। तो ये मतलब धीरज रखने के लिए कहा गया है, तो यह मानवीकरण अलंकार हुआ है, ये वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है 117 नंबर। कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है? क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है, क्योंकि नाग घूम रहे हैं, क्योंकि दानवता की चमू खिलखिला रही है, या क्योंकि धुआं ही धुआं है। तो क्या होगा इसका आंसर? सोच लिया आपने? क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है। देखिए पद्यांश की अंतिम पंक्ति में लिखा है जूझ रही इस व्यूह बीच धरती की कोमल एक किरण। तो वहां से ये उत्तर मिल जाएगा आपको। फिर अगला प्रश्न है हमारा, छा रहा चतुर्दिक विकट धूम। छा रहा चतुर्दिक, चारों दिशाओं में विकट धूम, भयंकर धुआं फैल रहा है। तो क्या हो जाएगा? कौन से वाला उत्तर हो जाएगा इसका? चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है, यानी कि चौथे वाला, चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 119 नंबर का, बचाओ त्राण कहाँ है? बचाओ त्राण कहाँ है? तो परिस्थितियों के बीच भी उम्मीद की एक कोमल किरण संघर्षरत है, वही बचाव का मार्ग है। तो यहीं पर हो जाएगा कोमल किरण के जूझने में, ये वाला आंसर कविता से मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, नागों का गुण नहीं है। नागों का गुण नहीं है। देखिए कविता में बताया गया कि विष के मत वाले कुटिल नाग निर्भय फण जोड़ घूम रहे रहे घूम। तो इसके अनुसार नाग विषैले हैं, कुटिल है, निर्भय हैं, और घुमक्कड़ होना उनका स्थायी गुण नहीं बताया गया है। तो उसमें बताया गया कविता में नाग कैसे हैं? निर्भय हैं, विषैले हैं, कुटिल हैं, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? घुमक्कड़ नहीं है। तो ये वाला आंसर इसका सही होगा। तो मित्रों उम्मीद है कि भाषा एक हिंदी के ये सभी उत्तर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि किसी प्रश्न में कोई संदेह हो, शक हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।